नमस्ते साथियों। आज का हमारा टॉपिक है चेक बाउंस वाले मामले में। अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, चाहे बैंक से लोन लिया है या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, लोन चाहे वो हाउस लोन लिया है, किसी व्हीकल पर लोन लिया है, जमीन का लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया है, किसी भी प्रकार का किसी ने लोन लिया है और लोन की वो किस्त नहीं भर पाने के कारण बैंक या फाइनेंस कंपनी वाले चेक बाउंस का उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे बढ़िया बात तो यह है कि जो फाइनेंस वाला हुआ है, बैंक वाला हुआ, उसको पैसा आपने को देना ही है। ये क्या करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के महीने की 15,000 रुपए किस्त आ रही है, ठीक है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने उसने भरी, फिर वो नहीं भर पाया, ये 5 लाख का चेक लगा देंगे, 10 लाख लगा देंगे, 15 लाख लगा देंगे, इस प्रकार के ये चेक लगा देते हैं। तो क्या ये कानूनन सही है? आपसे बिना पूछे लोन की एक किस्त ड्यू होने पर सारे जो बकाया लोन है, पेनल्टी है, सबका मिलकर एक चेक का मुकदमा आप पे कर देते हैं। ये कानूनन गलत है। चाहे वो बैंक सरकारी हो, चाहे वो बैंक प्राइवेट हो, चाहे वो फाइनेंस वाला कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, आप ये साबित कर देते हैं कि आपने एक मुश्त अमाउंट नहीं भरा था और आपके चेक का उसने दुरुपयोग किया है, तो उसे 420 406 में जेल जाना पड़ता है, जो ये बदमाशी कर रहा है। मगर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आम पब्लिक या लोगों को इस बारे में पता नहीं होता और बैंक वाले और फाइनेंस वाले के पास उस व्यक्ति के इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जो सिग्नेचर खाली डॉक्यूमेंट, खाली स्टाम्प पे भी करवाते हैं, प्रॉमिसनामे पे कराते हैं, मतलब इतने सिग्नेचर करवाते हैं। जब आप लोन लेके जाओ तो फिर वो उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, उपयोग करना तो शुरू किया वो तो सही है, पर गलत उपयोग करते ही आपका अधिकार है कि आप उसको रोक सको। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि आपके लोन की एक किस्त चुकने के बाद या 2 किस्त या 10 किस्त चुकने के बाद अगर उस व्यक्ति ने पूरा एक बड़ा अमाउंट का चेक भर दिया है, जो आपने उसको भर के नहीं दिया है, उसने अपनी मर्जी से भर दिया है, तो इस प्रकार के चेक के मुकदमे को आप किस प्रकार से जीते, यही अपने वीडियो का आज मेन थीम है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, थोड़े से उदाहरण से समझेंगे। ए व्यक्ति अपन ये भले बैंक वाला हो या फाइनेंस वाला हो, इसने बी को लोन दिया। बी को कितने रुपए का लोन दिया? 2 लाख। छोटा अमाउंट ही मानते हैं अपन, 2 लाख का लोन दिया और इसने मान लो 10 किस्तें कर दी, ठीक है ना, 20-20 हजार की 10 किस्तें दे रहा है। अब मान लो 2 किस्तें 4 किस्तें बनने के बाद ये नहीं दे पाया, तो बैंक या फाइनेंस वाले ने उसको क्या किया, पेनल्टी वेलेंटी जोड़ के 3 लाख रुपए का चेक का मुकदमा कर दिया। तो पहला प्रश्न उठता है, क्या 3 लाख रुपए का चेक बी ने ए को भर के दिया था कभी? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक या फाइनेंस वाले ने 3 लाख का चेक अपने आप अपनी मर्जी से भरकर, मर्जी से डेट डालकर गलत काम किया कि हाँ सर। तो जब उसने गलत किया है तो फिर आप क्यों डर रहे हो? आपको तो यही साबित करना है, साहब मैंने नहीं दिया। कैसे साबित करना है यह मैं बताता हूं। मान लो बी ने 2 किस्तें भर दी, ठीक है, यहां थोड़ी ज्यादा भर देते, 3 किस्तें भर दी या 4-5 किस्तें भर दी, चलो 5 किस्तें भर दी, यानी 1 लाख रुपए उसने जमा कर दिया, ठीक है। अब ए क्या करता है, बाद में जब किस्तें जमा नहीं होने पर बैंक या फाइनेंस वाला क्या करता है, कोर्ट में चेक का मुकदमा करता है। चलो ये भी समझ में, मुकदमे में उस फाइनेंस वाले को या बैंक वाले को कुछ बातें लिखनी पड़ेगी और वही आपके मुकदमा जीतने का मेन आधार होगी, ठीक है। एक तो उसको ये लिखना पड़ेगा कि हमने बी को इतने रुपए का लोन दिया, ठीक है, यानी लोन देने वाली बात बी ए को लिखनी पड़ेगी। नहीं लिखेगा तो कैसे लिखेगा भाई, इतना पैसा कैसे ले गया? अगर ये लिख देता है कि नहीं मैंने तो इसको उधार दिया, एक मुश्त दिया, अगर मान लो कोई फाइनेंस वाला, वैसे फाइनेंस वाले बहुत होशियार होते, मगर उसने कहीं चूक कर दी और उसने लिख दिया कि मैंने तो इसको रोक कर दिया, तो फिर मैंने जो 5 किस्तें जमा कराई वो किस खाते में? मैं हर महीने 20-20 हजार रुपए जमा करा रहा हूं, इसका मतलब ये भी साबित हो गया कि भाई मैं तुमसे फाइनेंस पे पैसा लिया था,
ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। गलती कर दी है तो ये जो आपके पास सबूत है, उस सबूत के आधार पर आप ये साबित कर पाओगे कि एक मुश्त पैसा नहीं दिया था, लोन लिया था। इसमें भी एक बात और उठती है, वो अंत में बताऊंगा मैं। अब मान लो दूसरी बात करते हैं, उसने लोन लिया। अच्छा, उसके पहले एक छोटी सी बात बता दूं। आप पर किसी व्यक्ति ने चेक का मुकदमा कर दिया है, या आपके पास किसी व्यक्ति का चेक पड़ा है और वो व्यक्ति आपको पैसा नहीं दे रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, मैं जिस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ उसके साथ, और वो परेशान है, तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकता है और मुझसे सलाह ले सकता है। उसके लिए उसको क्या करना है, 500 रुपये उसके पास कोई भी गौशाला है उस गौशाला में डालकर रसीद इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। अगर उसके पास कोई गौशाला नहीं है तो 300 रुपये उसको मेरे से अकाउंट पर गूगल पे करने, यह मुझसे बात करने की फीस है, ठीक है ना। ये इसलिए ताकि ज्यादा फोन नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा गौशाला वाला रखा मैंने, और कोशिश करें गौशाला में पहले डलवाए। अब मान लो उसने ये लिख दिया कि हमने लोन लिया था। फिर ये क्या करते हैं बैंक वाले और फाइनेंस वाले, एक बड़ी सी सोची समझी स्कीम लगाते हैं। स्कीम क्या है इनकी, कि बी हमारे पास आया था। अब 3 लाख का लोन, वो कैसे 3 लाख का चेक को साबित करने के लिए वो क्या लिखते हैं कि बी हमारे पास आया था और उसने हिसाब समझा। क्या लिखते हैं, हिसाब समझा, और कहा कि मैं एक मुश्त पैसा देना चाहता हूं, और फिर उसने एक मुश्त 3 लाख रुपए में सेटलमेंट किया और 3 लाख रुपए का एक चेक लेके चला, और वो चेक हमने बैंक में पेश किया तो वो चेक बाउंस हो गया। बस यही आधार होता है ज्यादा। क्यों, देखो मैं कई फाइनेंस कंपनियों का वकील भी हूं, कितनी, कई, ठीक है। दूसरा, मैं कई मुकदमे फाइनेंस कंपनियों के विरुद्ध भी लड़ रहा हूं। कितने सालों से, करीब 20 साल, ठीक है ना। तो मुझे अनुभव है कि मामला कहां होता है और क्या गड़बड़ करते हैं और क्या होते हैं। अब आप ये पूछोगे वकील साहब आप भी ऐसा करते हो क्या, ये भविष्य के गर्भ में छुपा प्रश्न है, इस पर अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मान लो उसने कहा कि हिसाब समझकर 3 लाख रुपए दिया, ठीक। उसने 2 बातें बोली परिवार में, एक तो हिसाब समझने वाली, दूसरा लोन देना। यही बातें उस बैंक वाले के, उस फाइनेंस वाले के लिए मुकदमा खारिज करने का आपके पास रामबाण आधार होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। बैंक वाले का या फाइनेंस कंपनी वाले का यह कहना कि मैंने लोन दिया था और एक मुश्त की समझकर इसने ये चेक दे दिया था, यही बातें अभियुक्त के लिए रामबाण आधार होगी बैंक और फाइनेंस वाले का मुकदमा खारिज करने के लिए। कैसे, जो आदमी ज्यादा होशियार बनता है ना कोर्ट में, मुझे उस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। ज्यादा है तब तू ले ही ले, पूरे पैसे ही ले जा, ब्याज भी ले जा साथ, ठीक है ना। अब क्या हुआ, लोन लिया, आपको एक कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करना है, चेक का मुकदमा चला उसमें, कौन सा, 91 CRPC, ठीक है। इसके साथ एक 91 का ही लगा देना चलो, कि ये बोल रहा है कि लोन दिया तो उसके सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश करें, ठीक है। अब आपको उसने जो लोन दिया उसके सारे डॉक्यूमेंट उसको कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके जो चेक लिया, आपकी जो किस्त जमा करे, कितनी किस्तें जमा नहीं करे, क्या लिखा पड़ी हुई, क्योंकि उसने खुद कहा है मैंने लोन दिया है, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना, बिना हिसाब दिए थोड़ी हो जाएगा। यूं बोलता है मैंने तो रोकड़ उधार दिया और कोई नहीं था, हम दोनों ही थे, ले गए, तो वो बात अलग है ना, ऐसा तो इसमें कर नहीं सकता, तो ये उसको करना पड़ेगा। और वो कितना भी माइंड लगा ले, पर 3 लाख वाला जो हिसाब है ना, उसको बिठाने में उसको पसीना आ जाए। 3 लाख 4 लाख जो राउंड फिगर में ये जो लिखते हैं, बैंक वाले भी लिख देते हैं राउंड फिगर में, 5 लाख मांग रहे हैं, 20 लाख का लोन दे दिया। अब हिसाब समझाओ कैसे 20 लाख हुए बताओ। तो वो हिसाब समझाने में ज्यादातर 90% मामला उनका फैल चला जाता, और जैसे ही मामला फैल गया अभियुक्त के मुंह पे आ जाएगी हंसी, क्योंकि मुकदमा जीतने के चांस कई गुना बढ़ गए। दूसरा, वो कहता है कि हिसाब समझा, अब ये डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना पड़ेगा,
हिसाब समझा 91 लाख, कहाँ समझा। वो क्या करते हैं, वो भी बड़े होशियार होते हैं। जब आपको लोन देते हैं तो कुछ खाली स्टाम्प भी लेते हैं सिग्नेचर करवा के, ठीक है, और कई बार खाली पेपर भी लेते हैं। वो क्या करते हैं, उस खाली स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर लेते हैं, साइन आपके हैं कि हाँ साहब मैं लोन की इतने रुपए लोन लिया था, इतना हिसाब समझ लिया और मेरा इतना रुपया बन रहा है जिसका मैं चेक दे रहा हूँ, और हिसाब वो आपके सिग्नेचर नहीं है उस पर जाली वो लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सबसे पहले इस पर समझते हैं। आपने किसी व्यक्ति को खाली कागज पर हस्ताक्षर करके दिए या किसी व्यक्ति को स्टाम्प पर नीचे हस्ताक्षर करके उसको सुपुर्द कर दिया, उसने बिना आपकी सलाह से, बिना आपकी कंसेंट से लिखा पढ़ी कर ली और आपको पता ही नहीं है, और उसको वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बना दिया, यानी कि आपको पैसा लेना देना पड़ सकता है ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया है, और आपको पता नहीं है, तो ये आपके साथ धोखा है। और उसने जो काम किया वो 420 का किया है, ठीक है, और 406 आईपीसी का मुकदमा बनता है जिसमें 7 साल जेल है, यानी कि उसको 7 साल तक दोनों टाइम पे समय समय पे खाना सरकार की तरफ से मिलेगा, ऐसी व्यवस्था हो जाती है उसके लिए। तो ये जो बात उसने लिखी है इसमें क्या दिक्कत आएगी, स्टाम्प तो उसने दे दिया। जब आप देखो दिमाग लगाओ, उसमें ये स्टाम्प है, स्टाम्प मैंने लोन लिया 1/1/2022 का, तो स्टाम्प के पीछे तारीख कौन सी होगी, 1/1/2022, और मैंने हिसाब कब समझा, मान लो मैंने हिसाब समझा 1/7/2022, तो वो इस पर मेरा हस्ताक्षर तो इसी स्टाम्प पे ना, इस पे करेगा बैंक वाला, लोन वाला लिखा पड़ी गड़बड़ करता है तो आपको उसमें प्रश्न उठाना कि साहब स्टाम्प इतना पुराना क्यों, इसका मतलब आपके पास पुराना स्टाम्प पड़ा था, उस पुराने स्टाम्प पे आपने लिखा पड़ी की थी। ये जब कोर्ट में आप बात उठाओ तो इस बात में दम होगा, और ये बात जज साहब को भी मानने पर या सोचने पर मजबूर कर देगी कि वास्तव में आप सही कह रहे हो। दूसरी बात देखो, नियम क्या है, नियम तो बैंक वाले फाइनेंस वाले इनके बहुत कड़क नियम है, और नियम क्या करते नहीं, क्यों नहीं करते। नियम तो ये है कि जितना लोन लिया उसके आप जो चेक दे रहे हो वो चेक आपको भरकर देने, सारे चेक। ये क्या करते हैं, 20 चेक लेते हैं आपसे भरवा के लेते हैं, 3 चेक खाली ले लेते हैं, हाँ नहीं बाद में सेटलमेंट होगा देना जाएगा, इनका ही गलत उपयोग करते हैं। जो आप चेक दे रहे हो, जो चेक आपके हुए वो भी आपको उनसे मंगवाने हैं। फिर प्रश्न उठेगा, देखो अपने हिंदुस्तान में क्या है, जब तक चोट नहीं होती ना तब तक आदमी सही बोलता नहीं। हालांकि पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही है, पर आदमी की नियत फितरत ऐसी है। आपको प्रश्न उठाना है कि जो आपने लोन लिया, क्या उसका सेटलमेंट उसने अपनी जो इनकम टैक्स वाली फाइल होती है उसमें किया नहीं किया। जनरली उसमें बहुत रेयर कंडीशन है कि वो करते ही नहीं, आधे दर्शाते ही नहीं है, एक मुश्त पैसा वाला तो ना के बराबर दर्शाते हैं। तो क्या एक मुश्त सेटलमेंट हुआ, उसका आपने कोई इनकम टैक्स में सूचना दी, उसको भी मंगवाइए। फिर क्या होगा कि उस व्यक्ति को, जो बैंक का मैनेजर है या जो फाइनेंस वाला है जिसने चेक लगाया है, उसकी आपको जीरा करनी पड़ेगी। भाई आपके वकील साहब जीरा करेंगे, जीरा का मतलब हो गया हर पॉइंट पे पूछना। जीरा एक ऐसा आधार है जो सत्य को उगलवा सकता है। कोई व्यक्ति जो सामने वाला कितना भी झूठ बोल रहा है, वहां कटेगरी में खड़ा होने के बाद मैं तो उत्तर नहीं दूं, ऐसा वो नहीं बोल सकता, उसको देना ही पड़ेगा कोई ना कोई जवाब। भले वो झूठ बोल रहा है, एक झूठ बोलेगा, 2-3 झूठ बोले, फिर कुछ झूठ बोला, जज साहब पकड़ लेंगे, वकील साहब पकड़ लेंगे, भाई पहले तो आपने ये बोला, अब ये बोलो, बताओ कौन सी बात सही है, इसका मतलब पहले आपने झूठ बोला। यानी जीरा बहुत ही मेन है, चाहे सिंपल चेक का मुद्दा। जीरा पर मैं वीडियो बना चुका हूं। जीरा 50% जीरा ऐसी होती है जो तत्काल, मतलब जो सामने वाले ने उत्तर दिया है उसी को ध्यान में रखकर नेक्स्ट प्रश्न बनाना होता है, और 50% ऐसी जीरा होती है जो आपकी पूर्व की तैयारी, ठीक है, या आप क्या आधार लेके आ रहे हैं चेक का मुकदमा, प्लस आप उसने जो फाइल पेश की है वो फाइल, प्लस आपके पास कोई दस्तावेज है वो दस्तावेज, इनके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यही प्रश्न, इन प्रश्नों से आपको सिद्ध करना होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने गड़बड़ की है, मामला गड़बड़ है। अब जीरा पे जो मेन पॉइंट है वो तो आपको पूछना ही है कि भाई आपने कब लोन दिया, लोन की फाइल कहां है,
किसने सिग्नेचर किए, गवाह कौन है, उन गवाहों को भी कोर्ट में बुलाना, एक मुश्त जब सेटलमेंट किया उसमें गवाह कौन थे, इसकी लिखा पढ़ी किसने की, कौन से टाइप वाले से लिखवाया, ये उन टाइप वालों को बुलाना। तो वो एक मुश्त सेटलमेंट नहीं हुआ 3 लाख का, तो बोलेगा साहब मेरे तो नहीं लिखा है, तो इन्होंने लिखा, या कौन आया था, कितनी तारीख की बात थी, वो सारे प्रश्न मेरे द्वारा जिरह तैयार करवाई जाती है। यानी कि आपके कोई चेक का मुकदमा चल रहा है, ठीक है, और आप अभियुक्त हैं, ठीक है, तो अभियुक्त है या परिवादी, भले परिवादी है, तो अन्य मामला परिवादी है या अभियुक्त है। अगर अभियुक्त है तो मैं तैयार करवाता हूं कि आपको क्या क्या प्रश्न पूछने हैं। करीब 50 से 100 प्रश्न मेरे द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये प्रश्न आप पूछिए जिससे आपको मुकदमा में फायदा मिलेगा, ठीक है। और परिवादी है तो भी मैं उससे 50 से 100 प्रश्न के उत्तर बताता हूं कि भाई ये पूछे तो आपको ये उत्तर देने, इनके लिए तो प्रश्न बनाता हूं मैं। उससे क्या होता है कि सच्चाई सामने आए कि भाई वास्तव में सत्य कौन है, गलत कौन है। मुझे कई व्यक्ति फोन करते हैं और ऐसी सलाह मांगते हैं जो मैं कानूनन गलत हो, तो मैं उसको साफ साफ मना करता हूं। यानी कि मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो धार्मिक उद्देश्य है, गौशाला की सेवा प्लस जो व्यक्ति परेशान है उसकी सहायता। ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं करनी है जो दूसरों को खून चूस रहा है, उनकी अपने को सहायता करनी नहीं, उनका मुकदमा ही लेना, अपने कम आए तो एक दिन कम खाना खाना, ठीक है ना, पर ज्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना। इसलिए जो व्यक्ति सही है वही मुझे कॉल करें। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।